पिछले एक साल में राजनीति के कई अजब गजब रंग देख चुकी दिल्ली एक बार फिर से चुनाव की दहलीज पर है। किसी भी वक्त चुनावों का ऐलान हो सकता है, ये भांपते हुए आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार चुनने में हमेशा लेट लतीफ रही कांग्रेस ने भी 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन दिल्ली में सत्ता की दौड़ में सबसे आगे आंकी जा रही बीजेपी अभी तक एक्शन में नहीं दिख रही है। उम्मीदवार चुनने की बजाय दिल्ली बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन दिल्ली में सत्ता की दौड़ में सबसे आगे आंकी जा रही बीजेपी अभी तक एक्शन में नहीं दिख रही है। उम्मीदवार चुनने की बजाय दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों में उलझे हुए हैं। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि दिल्ली के उम्मीदवार घोषित करने में बीजेपी इतनी सुस्त क्यों है। क्या इसके लिए भी बीजेपी मोदी के मैदान में उतरने का इंतजार कर रही है? दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कालका माई के दर्शन किए। पीठ के पुजारी ने भी केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। मैं मुसलमानों के पास जाता हूं तो आप कहते हो मुसलमानों का अपीजमेंट करने आया। मैं हिंदुओं के पास जाता हूं तो आप कहते हो हिंदुओं का अपीजमेंट करने आया। अरे सारे इंसान हैं यार, इंसानों का अपीजमेंट करने आए हैं। आप भी थोड़ा अपना चश्मा बदलिए। जो संगठन है ये किसको समर्थन देगी? मेरा बहुत सीधा सवाल है। आपकी जो संस्था बिल्कुल है, वो हम पूरा समर्थन इनको अपना दे रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन रहेगा। केजरीवाल तेजी से अपना हर काम निपटा रहे हैं और हर दांव भी चल रहे हैं। कांग्रेस ने भी लड़ाई में बने रहने के लिए एक हफ्ता पहले ही अपने 24 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। लेकिन जिस पार्टी को दिल्ली की जंग का सबसे बड़ा सूरमा माना जा रहा है, वो अब तक की लड़ाई में बेहद सुस्त दिख रही है। उम्मीदवार तय करने की बजाय बीजेपी फिलहाल उन 10 सीटों पर कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में करने में लगी है, जहां वो पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर। दिल्ली में चुनाव तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़ेगा, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं है। फिलहाल तो पूरी बीजेपी ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की 10 जनवरी को होने वाली पहली रैली पर ही अपना पूरा फोकस कर रखा है। 10 तारीख को 10 जनवरी 2015 को रामलीला मैदान में 11 से लेकर 2 बजे के बीच में हजारों की संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने हमको 10 तारीख का समय दिया है और लाखों कार्यकर्ता दिल्ली के उस दिन रामलीला मैदान में जाएंगे और अपने प्रिय नेता के जो भाषण है, उनका विजन है, दिल्ली के संदर्भ में वो क्या सोचते हैं, देश के संदर्भ में क्या सोचते हैं, इसके लिए प्रोग्राम हमने रखा है। ऐसे में यह सवाल हर किसी के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है कि दिल्ली के उम्मीदवार चुनने में बीजेपी आखिर इतनी सुस्त क्यों है। क्या बीजेपी को मोदी के मैदान में उतरने का इंतजार है? और अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल ये भी है कि कहीं बीजेपी इस इंतजार के चक्कर में लड़ाई में पिछड़ न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बचपन में हम सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी। किस तरह से कछुआ जो था वो बाकायदा धीरे धीरे चलता चला गया, लेकिन खरगोश अपनी जीत को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने थोड़ी देर सुस्ता लिया और बाजी जो है वो कछुए ने मार ली। बहरहाल दिल्ली की रेस में कछुआ कौन है, खरगोश कौन है, ये तो जनता फैसला करेगी फरवरी में। लेकिन हमारे साथ चर्चा में तमाम पैनल जुड़ेंगे, वो हम ये देखेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिरकार बीजेपी इतनी सुस्त क्यों है। हमारे साथ जगदीश मुखी जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो जुड़ेंगे, प्रदीप सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ेंगे, हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी जी एक्स-एमएलए लक्ष्मीनगर जुड़ चुके हैं और मौलाना कल्बे रुशेद रिजवी साहब भी हमारे साथ आपका पक्ष रखने के लिए जुड़ने जा रहे हैं। रागिनी नायक का भी इंतजार कर रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। जगदीश मुखी जी, हमें ये बताएं कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव हैं, ऐसे में करीब करीब 1 महीने का पीरियड हम मान के चल रहे हैं। क्या बीजेपी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि मोदी का मैजिक चल ही जाएगा, या 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि आपने एक भी नाम की घोषणा नहीं की है?
देखिए, चुनाव पार्टी ने लड़ना होता है। आपने देखा होगा चुनाव के अंदर महारत जो हासिल है प्रबंधन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, यानी कैंडिडेट्स मैटर नहीं करते, उम्मीदवार कोई भी उतार दीजिए, सिर्फ पार्टी मैटर करेगी। नहीं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना मैडम, सुनो तो सही पहले। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिएगा, हमारे कम से कम भी 1000 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग की है 20-25 दिन के दौरान, 250 मेंबर पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करके। उसके पश्चात हमारी हर विधानसभा के अंदर सम्मेलन हुए हैं। हमारी अपनी विधानसभा का सम्मेलन संडे को था, यानी पूरी की पूरी 70 विधानसभाओं के अंदर सम्मेलन हो चुके, मंडल वाइज सम्मेलन हो चुके, हमारे खंड वाइज सम्मेलन हो चुके, और हमारे यहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग हो चुकी इतनी, हम तो इतना एडवांस में चल रहे हैं, ये सोच भी नहीं सकते बाकी उस लेवल पे। हाँ, ये जो आप पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार के इन्होंने पूरे दिल्ली को पाट रखा है, स्लोगनबाजी दे करके, झूठे आश्वासन दे करके, नहीं, पब्लिसिटी नहीं कर रहे हम इस प्रकार का। अदरवाइज जितना भारतीय मुखी साहब, सवाल ये है कि देखिए, एक तो कांग्रेस हुई जिसने करीब 24 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, जो लेट लतीफ पार्टी मानी जाती रही है कैंडिडेट की जो घोषणा करने में। आपने 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। कम से कम जनता को पता चलना चाहिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आखिरकार चेहरा कौन सा है बीजेपी का, वो अभी तक पता नहीं है। ये सिर्फ सवाल उम्मीदवारों की डिक्लेरेशन का है। क्यों आपकी एक भी लिस्ट बाहर नहीं आई है, ये लेट लतीफी का कारण आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको पता है इलेक्शन कौन सी तारीख के होंगे? अभी तक तो आपको ये नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, टेंटेटिव माना जा रहा है, कहीं अनाउंसमेंट किया गया है। और आप हमारे से उम्मीद कर रहे हैं कि हम एडवांस में बताएं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अभी तो आपको ये भी जानकारी नहीं है कि चुनाव कब होंगे। अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है चुनाव की। हम और जैसे ही घोषणा होती है हम उम्मीद नहीं जाहिर कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के लिए चिंता है, हमारी भी चिंता है कि आखिरकार कहीं ऐसा ना हो कि खरगोश की तरह आपने तमाम ओपिनियन पोल्स में आप आगे चल रहे थे। कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, हम आगे चल रहे हैं, आगे ही रहेंगे, 60 सीटें जीतेंगे, किंतु ये चिंता की बात नहीं है। इलेक्शन डिक्लेयर होते हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी तो आपको ये भी नहीं पता इलेक्शन की डेट्स क्या है, अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है उसकी। प्रदीप जी, एक मैं बाकी लोगों के पास, अच्छा रागिनी के पास चलते हैं। रागिनी कुछ कहना चाह रही हैं। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इज फुल्ली सीज्ड ऑफ इट। ठीक है, नहीं, मोदी जी तो इस कम्प्लीटली सीज्ड ऑफ इट, इसमें तो कोई डिनायल ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ही बेड़ा पार कराएंगे। बीजेपी के तमाम लोग ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आई। भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा प्रदीप जी कुछ कह लीजिए, फिर रागिनी के पास जाती हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त का एक बयान उनके हवाले से छपा है कि दिल्ली के चुनाव 15 फरवरी तक करा लेंगे, तो इसलिए कोई उसमें ज्यादा शंका की गुंजाइश है नहीं। वो 2 दिन पहले हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है। बोर्ड के एग्जाम से पहले, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले माना जा रहा है फरवरी मिड वीक में हो जाएंगे चुनाव। रागिनी कुछ कहना चाह रही है। सवाल ये नहीं कौन सी डेट होंगे, सवाल ये है अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा होते ही हमारे भी अरे आपने बोल तो लिया, अब दूसरों को बोलने का मौका तो दीजिए। सुन लिया आपने, थोड़ा दूसरों को भी सुने, धैर्य रखें। अच्छा ठीक है, रागिनी के पास चलते हैं। रागिनी, देखिए ऐसा लगता है कि जगदीश मुखी साहब के लिए चिंता चिता के समान है, इसलिए ना तो वो पार्टी की चिंता के बारे में कुछ कह रहे हैं, ना ही जनता की मुझे लगता है उन्हें जरा सी भी चिंता है। ये बड़ी ही मुझे तो लगता है कि आश्चर्यजनक बात है कि वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट तो कोई मायने रखते ही नहीं है। वो किसको उतारेंगे, उसकी क्या पृष्ठभूमि होगी, वो कितना पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा है, क्या वो रामजादी जैसी सोच में विश्वास रखता है, या वो 4 बच्चे पैदा करो जैसी सोच में विश्वास रखता है, ये सब बातें कोई कुछ मायने नहीं रखती, इनकी कोई कुछ मैटर करता ही नहीं है ये सब। एक और बात याद दिला दूं, अब से कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की एक सभा को संबोधित किया और उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आलस्य है। तो जब वो पार्टी के अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आलस्य से ग्रसित है, तो आप चुस्ती की और मुस्तैदी की उम्मीद कर कैसे सकते हैं। तीसरी बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ, अब तक पार्टी केवल गलत बयानी कर रही हैं आप मैडम, आप दागती रही है, गलत बयानी कर रही है। रागिनी जी, 4 राज्यों के चुनाव में पता चला कि मोदी जी की आंधी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आ गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अनुपात में 20 सीटें कम होती है, झारखंड में लोकसभा चुनाव के अनुपात में 17 सीटें कम होती हैं।
तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, दुविधा है, जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उस पर भरोसा नहीं है, केवल व्यक्तिवाद और चेहरा हावी है, मुद्दे पीछे हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता भी बहुत सचेत है, वो ये सब सारी चीजें देख रही है। ये तो बात बिल्कुल साफ है ना, इससे पहले अति आत्मविश्वास जो है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। रागिनी, बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए, जवाब ले लेते हैं। मुखी साहब, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप उम्मीदवार की तो बात छोड़िए, बल्कि सीएम कैंडिडेट भी, इससे पहले हर्षवर्धन का नाम सीएम कैंडिडेट के तौर पर लिया गया, चुनावों में आप सीएम कैंडिडेट के साथ गए, उससे पहले विजय कुमार मल्होत्रा, हर बारी सीएम कैंडिडेट के साथ ही जाते रहे ना। आपके पास उम्मीदवार तो छोड़िए, सीएम कैंडिडेट तक नहीं है। हमारे पास एक से ज्यादा अनेक योग्य व्यक्ति हैं सीएम पद के लिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। दर्जनों उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूं। नहीं, हमारे सामने तो एक उदाहरण हमारे पैनल पे बैठे हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारे पैनल पे बैठे हैं। और ऐसे भी केजरीवाल के पोस्टर आपके साथ है, केजरीवाल जी तो आपको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, आपकी पार्टी आप ही को सपोर्ट नहीं कर रही है। हम तो चाहते हैं आप जैसा चेहरा सामने आए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है 60 सीटें जीतने के लिए। ये केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 60 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों ऐसे नेता हैं, एक से एक योग्य नेता हैं, जिसको भी बनाएंगे मुख्यमंत्री बन जाएगा। सवाल यह है कि हमने 60 सीटें जीतने की योजना बनाई है, मुख्यमंत्री पार्टी जिसको तय करेगी उसको बना दिया जाएगा। अच्छा, कोई चिंता की बात 7 RCR तय करेगा या पार्टी तय करेगी, ये भी अपने आप में बहरहाल सवाल हो सकता है। तैयारी कर ली है हमारी पार्टी ने। चलिए, आपको जो मुख्यमंत्री बना रहे थे रिजवी साहब, आम आदमी पार्टी, उनकी बात कर लेते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन घोषणा होगी, भी प्रमुख भूमिका रहती है, घोषणा होती कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा रिजवी जी, आप तो जगदीश मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना रहे थे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही है। कुल मिला के दिल्ली की रेस में आपको इस वक्त कछुआ कौन लग रहा है और खरगोश कौन लग रहा है? क्योंकि आपकी जो एड्स हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपकी एड्स कहती हैं दूसरी पार्टी, क्योंकि तीसरी पार्टी कांग्रेस को तो आप गिन ही नहीं रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब इलेक्शन के दौड़ शुरू हुई थी तो बातें कुछ और हो रही थी और प्रोग्राम कुछ और बनाया जा रहा था, बातें कुछ और की जा रही थी। जैसे जैसे धीरे धीरे पारा चढ़ता जा रहा है, तैसे तैसे लोगों को एहसास होता चला जा रहा है कि दिल्ली की जनता उन वादों को दोबारा मानने के लिए तैयार है कि जो हमने किया था, और हम वही वादे दोबारा दोहराते हैं कि जो हमने किया था अपनी सत्ता में दोबारा आने के बाद उन्हीं वादों को पूरा करेंगे। 14 फरवरी को सर, 14 फरवरी आने वाली है और खुदा ना खासा 14 फरवरी को वोटिंग हो गई तो सोच लीजिए। ये बड़ी प्यारी बात होगी कि 14 फरवरी को ही दोबारा ऊपर वाला हम लोगों को उस कुर्सी बिठाया जिस कुर्सी पे उसने बिठाया था, और आपकी दुआ रही तो जरूर ऐसा होगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम सारी बातों के दरमियान ये ना भूलें कि जो दिल्ली की जनता है वो वादों के पीछे भी, बातों के पीछे भी, आदमी के पीछे भी नियत जरूर देखेगी, और हम कह सकते हैं कि हमारी नियत में कोई खोट नहीं। तो आप कछुआ बनना प्रेफर करेंगे या खरगोश, ये खुद बता दीजिए। मुखी साहब तो क्योंकि बोलेंगे नहीं, मैं आपसे रिस्क ले रही हूँ। बहुत आसान है ये कहना। सियासत में जो खरगोश होता है वो धीरे चलता है और जो कछुआ होता है वो तेज चलता है। कछुआ तेज चलता है आप कह रहे हैं सियासत में। प्रदीप जी, कुल मिला के कोई तो कारण होगा। देखिए, मुखी जी से हमने कड़े कड़े सवाल तो पूछ लिए, उनकी भी स्थिति थोड़ी सी समझने वाली है, लेकिन दिल्ली में पूरा ये नजर आ रहा है कि जितना दमखम है 10 जनवरी की रैली पे रामलीला मैदान में जो मोदी जी की हो रही है वहां पे लगा दिया है। सूत्र ये बताते हैं कि बाकायदा इसलिए नामों की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि उससे पहले ही जो शक्ति प्रदर्शन करना है 10 जनवरी को वही फीका ना पड़ जाए, इन फाइटिंग ना शुरू हो जाए, इसलिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो रही है बीजेपी की तरफ से। नहीं आंचल जी, देखिए, एक तो मुखी साहब की बात कुछ हद तक तो सही है कि चुनाव की घोषणा के बाद ही आमतौर पर पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती हैं। ये आम आदमी पार्टी का इफेक्ट है राजनीति पर कि चुनाव की चर्चा शुरू हो उससे पहले उम्मीदवार घोषित कर दो। अगर आपको याद हो, पिछली बार उन्होंने करीब 6 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, उसका लाभ भी उनको मिला। तो ये राजनीतिक दलों को, दूसरे दलों को सीखना पड़ेगा। कांग्रेस ने शायद उससे कुछ सबक लिया कि पहले से उम्मीदवार घोषित करने का फायदा होता है। आखिरी मिनट पर जो बागी बनते हैं या जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको पहले आप जो है शांत करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में बीजेपी में स्टेट लीडरशिप की क्राइसिस है।
कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको अगर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने जाए तो पार्टी ये उम्मीद करे कि उसकी वजह से, उसके नाम पर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की स्थिति है, उस तरह से वो वोट को बढ़ा सके। आज आप आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का चेहरा बाहर कर दीजिए तो आम आदमी पार्टी का वोट गिर जाएगा। इस तरह का कोई नेतृत्व न तो बीजेपी में है न कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। तो ये एक क्राइसिस निश्चित रूप से है। बीजेपी को एडवांटेज ये है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में या उनको लेकर लोगों में एक सद्भावना अभी बनी हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद जगाई थी उससे अभी लोग निराश नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो समय भी धीरे धीरे बीत रहा है। ठीक है, इसलिए सारी उम्मीद उनकी, ये हम लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद जगाई थी उससे अभी लोग निराश नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो समय भी धीरे धीरे बीत रहा है। ठीक है, इसलिए सारी उम्मीद उनकी, ये हमें बताएं कि 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे आप मोदी जी को ही लड़ाएंगे, फिर उन्हीं के नाम के सहारे ही तो लड़ेंगे ना? नहीं, आपको क्यों परेशानी होती है मोदी जी का नाम लेने पर? आफ्टर ऑल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के नेता हैं। हमें क्यों परेशानी होने लगी? क्या दिक्कत है आप लोगों को? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं 70 कैंडिडेट हमारे तैयार हैं। प्रदीप जी ने सवाल ये किया कि आपके पास बाकायदा स्टेट लीडरशिप में ऐसे बड़े नाम नहीं है जो भीड़ जुटा सके, जो वोट पा सके, ऐसे वोट कैचर्स नहीं। नाम है 70 के 70 लोग हमारे पास तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हम चुनाव की घोषणा होते ही तुरंत घोषणाएं करेंगे। आपके पास 70 के 70 लोग तैयार हैं, 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये खबरें क्यों आती है? और विजेंद्र गुप्ता जी बाकायदा को संभाल के बोलिएगा जरा। नहीं, 70 के 70 लोग आपने बोला बिल्कुल तैयार हैं, फिर अपनी भाषा को आप अपनी नहीं, ये तो एक सवाल है ना, ये एक सवाल है। ये अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने मोदी जी नहीं आ रहे हैं। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं मुखी साहब। अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे हैं मोदी जी। इसमें क्या गलत बात है? इनके नाम से रहे हैं आप, इनके नाम से चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो आपको तो और ज्यादा गर्व करना चाहिए। ये तो आपने सारे नेता इस देश में आपके मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे नेता इतने काबिल हैं कि 70 की 70 सीटों पर वो लड़ सकते हैं। आप बेचैन हो जा रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हताशा नजर आ रही है आप लोगों को। महत्वपूर्ण नहीं है तो शायद नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं, इसमें क्या एंकर ने गलत कहा है? कोई हताशा नहीं। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ना आप, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा बोलना वाजिब नहीं है आपके लिए। अरे आपके नेता है 70 की 70 सीटों में आप उनका फोटो लगा के चुनाव लड़ रहे हैं, इससे बुरा मानने की क्या बात है? ये तो खुश होने की बात है। आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों में अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर चुन रही है, बहुजन समाज पार्टी मायावती का चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी का फोटो लगा के लड़ रहे हैं। ये तो खुश होना चाहिए आप लोगों को, या उनके अलावा भी कोई नेता है आपके पास? हम बिल्कुल गर्व करते हैं, आप गर्व करें ना करें ये बात को एडमिट करने में परेशानी हम तो करेंगे ही। अच्छा ठीक है, रागिनी कुछ कहना चाह रही है, रागिनी कुछ कहना चाह रही है। रागिनी, नहीं प्रॉब्लम क्यों? देखिए एंकर मुखी साहब, एंकर पे हमला बोलने के बजाय जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का स्पष्टता से उत्तर देना चाहिए। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब सत्ताधारी पक्ष किसी प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है और बार बार बहुमत की गुहार लगा रहा है तो उससे सवाल तो पूछे जाएंगे। जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाता है आपकी विनम्रता गायब हो जाती है, आप आक्रामक रूप में आ जाते हैं। आप सत्ताधारी, आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप ये भी बताइए 4 प्रदेशों में चुनाव, मोदी जी जाके चुनाव लड़ेंगे। लगता है रागिनी के एंकर लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं आपका कहना ठीक है, रागिनी के लगता है लिंक में कुछ दिक्कत हो गई है, हम उस पर आएंगे। कर सकते हैं कि दिल्ली में वो आप बहुमत हासिल कर लेंगे, और खास तौर से तब जब दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी तो असली भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि 49 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की थी जिसे छोड़कर वो पलायन कर गए अपने बड़े मंसूबों को पूरा करने के लिए। और 7 महीने एंटी इनकम्बेंसी अभी भी कांग्रेस 15 साल से शासन कांग्रेस कर रही है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है। 15 साल तक शासन किया आपने, 49 दिन का शासन इनका मिसरूल है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। चलिए आप बता दीजिए हमें, बिन्नी जी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह हमें जरा समझाइएगा कि ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि सुस्ती जो नजर आ रही है बीजेपी की उम्मीदवार डिक्लेयर करने में, बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? दरअसल मुझे लगता है कि देखो, आपने कछुआ और खरगोश की बात की। आम आदमी पार्टी खरगोश की तरह बहुत तेजी से उछल रही थी
और उनको लग रहा है कि शायद हम बहुत जल्दी कुछ पा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी एक गति से चल रही हैं और उनका शोर मचाने का उद्देश्य नहीं है। हो सकता है अपनी जो चाल है, उनका अपना सिस्टम है, उसके हिसाब से दोनों चल रही हैं। आम आदमी पार्टी जरूर उछल कूद मचा के ये प्रयास कर रही थी कि सबसे ज्यादा मैं ही निकलने वाला हूं, और मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हो सकता है वो जाके किनारे पे सो जाएं और बाकी लोग कहीं आगे कछुए की तरह आगे निकल जाएं, क्योंकि मौलाना साहब ने भी कहा है और सब लोग इस बात से सहमत भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि हर आदमी का अपना एक तरीका है, हर पार्टी का अपना तरीका है काम करने का। भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि इस तरह की चीजों को लेके वो आगे निकले, उनका एक प्रोग्राम हो सकता है वो, क्योंकि ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मोदी जी के नाम पे एक चेहरा है और उसी नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं के विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं की सारी जो शाख है उसी के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। मुखी साहब मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी में कुछ चीजों में गड़बड़ हो गए। इनको तो खुश होना चाहिए था कि 70 की 70 सीटों पे हमारे जो नेता हैं वो इतने सक्षम है कि हम 70 की 70 सीटें उनके नाम पे जीत सकते हैं। मैं तो कहूंगा मोदी जी 60 सीट बोल रहे हैं, इन्होंने 60 सीट बोली है, मुखी साहब ने गलत बोली, 70 की 70 बोलनी चाहिए थी कि हम 70 की 70 जीतने वाले हैं। अगर 10 सीट आप हारता हुआ दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नाम को ठेस पहुंचाते हैं, जो आपका नेतृत्व है, जो देश में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, जिन लोगों का सम्मान आप सब लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगे 70 से नीचे बोलिए ही मत, तब तो 70 के 70 जाएंगे। अगर आपने बीजेपी का पाला नहीं चुना तो देखो, इनके कहने से कोई हारने वाला नहीं है, इनके कहने से कोई जीतने वाला नहीं। जनता हराएगी, जनता जिताएगी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो कहने में कुछ नहीं है, मैं तो इनके लिए कह रहा हूं कि अच्छी बात है। देखो, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, कछुए की तरह हम चले हुए हैं, पिछले 4 महीने से नई दिल्ली सीट पे काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि लोगों के लिए अपनी बात बताएं। लोगों ने जो कमियां की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कोई कमी की है, कांग्रेस ने जो कमी की है, आम आदमी पार्टी ने जो कमी की है, उन बातों को लोगों के सामने रखें। हम क्या करते हैं, हमारा क्या मेथड है, हम उसको लोगों को बताएं। तो जरूर जो लोग तय करेंगे उसके हिसाब से डिसीजन होगा। ये एक खबर आई, अब ये केजरीवाल साहब ने उसको रीट्वीट भी किया। खबर ये थी कि दिल्ली बीजेपी की नेता बाकायदा मोदी जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई कितनी रैली करवानी है, तो उन्होंने मोदी जी को कहा कि 28 रैली कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री का जवाब आया कि सब कुछ मैं ही कर दूंगा। तो दिल्ली की स्टेट लीडरशिप क्या करेगी? स्टेट लीडरशिप को लगातार पुलअप किया जा रहा है, अमित शाह भी कर रहे हैं, सुस्त है, इस तरह की बातें आ रही हैं मीडिया में। अब पुष्टि आप नहीं करेंगे, आप हमें चाहे 4 बातें सुना दीजिए, लेकिन कुल मिला के ये एक इंप्रेशन जो जनरेट हो रहा है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है? कोई तो वजह होगी ना कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप के ऊपर इस तरह का इंप्रेशन जनरेट हो रहा है। ऐसा है, केजरीवाल साहब के 2 सिद्धांत हैं राजनीति में। पहला ये, जो कहा है वो करना नहीं कभी, और जो करना है वो कभी बताना नहीं, कहना नहीं पहले। और दूसरा, एक झूठ 100 बार बोलेंगे वो सच साबित हो जाएगा। ये 2 सिद्धांतों पर चल रहे हैं। ये मैं समझता हूं दिल्ली की जनता उन्हें जड़ से जान चुकी है और उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया है। उनको बता दिया है केजरीवाल जी, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ा करती। ये जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक झूठी बयान कर रहे हैं उनकी तरफ से। ये यानी ये वही एक झूठ को बोलने वाली बात, बार बार कहने वाली बात, जिस प्रकार से इन्होंने सारे झूठ आज रंग रखे हैं दिल्ली के अंदर अपने एड के माध्यम से, वो जनता देख करके हंसती है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उनको ठिकाने लगाना है। जिस प्रकार से जनता को धोखा दिया है उन्होंने, जिस प्रकार से छोड़ के भाग गए हैं, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है अच्छी तरह से कि उनको सबक सिखाना है। अच्छा, उनको सबक सिखाना है, उनको सबक सिखाना है या बीजेपी को जिताना है? अब इन 2 थॉट्स में भी गैप है। हम वैसे अपने दर्शकों को बता दें, ये दिल्ली में पोस्टर्स फटे हुए हैं जहां पर मोदी जी दिख रहे हैं, कमल दिख रहे हैं, चलो चले मोदी के साथ दिख रहा है। दिल्ली बीजेपी का कोई नेता नहीं दिख रहा है। बड़ी अफसोसजनक सी बात है कि दिल्ली बीजेपी का कोई नेता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बात एडमिट भी नहीं कर रहे हैं प्रदीप जी, मुखी साहब। दिल्ली शब्द भी नहीं है उसके। बिल्कुल। देखिए रागनी, एक माफ कीजिएगा आंचल, एक फर्क जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की तुलना में आम आदमी पार्टी में ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए 29 राज्यों में से एक राज्य दिल्ली है। आम आदमी पार्टी के लिए पूरा देश दिल्ली है। उनके लिए सब कुछ दिल्ली में दांव पर लगा है। अगर वो दिल्ली में कामयाब होते हैं तो उनकी आगे की राजनीति चलेगी। अगर दिल्ली में नाकाम हो जाते हैं तो उनके भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये फर्क है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति में। बीजेपी की स्थिति यह है कि एक रोग जो रूलिंग पार्टी के साथ होता है, कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, ओवर कॉन्फिडेंस का, कि हम जब चाहेंगे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे और जनता हमारा साथ देगी। ये
काफी लंबे अरसे तक कांग्रेस करती रही, अब बीजेपी वही कर रही है। तो इसका फायदा नुकसान तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि इसका लाभ हुआ या नुकसान। लेकिन पिछले 4 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें मोदी के नाम पर पार्टी ने वोट मांगा है और उसको कामयाबी मिली है। तो वो इस फॉर्मूले को दिल्ली में भी अपनाना चाहती है, खासतौर से ऐसी स्थिति में जब उसके पास स्टेट में इस कद का कोई नेता नहीं है कि उसके नाम पर पार्टी वोट मांगने जाए। तो इसलिए जो है बीजेपी पूरी तरह से निर्भर है प्रधानमंत्री का जो अपील है, उनकी जो छवि है उस पर, और उसी के सहारे इस चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहती है। इस सब कुछ मोदी जी पे छोड़ दिया जाए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको और भी कई काम है, ये सवाल हो सकता है। लेकिन रिजवी साहब एक बात बताइए, तमाम ओपिनियन पोल्स जब आए तो वहां पे भी ये देखने को मिला कि बीजेपी भले ही जीत रही हो लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हो। अब ये बड़ी अटपटी सी स्थिति है आम आदमी पार्टी की कि मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास है लेकिन विनेबिलिटी नहीं है कैंडिडेट्स में और बीजेपी यहां पर बाजी मार रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम अगर ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लोग इस बात की सजा देने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने धोखा दिया या वो छोड़कर चले गए, तो यकीनी तौर पर आपकी ही एनालिसिस में ये बात ना आती कि लोग एज ए सीएम उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि इंसान कभी धोखेबाज को पसंद नहीं करता। परसेंटेज काफी गिरी है लेकिन नहीं, आप ये अभी कह रही हैं परसेंटेज गिरी है, लेकिन जब परसेंटेज नहीं थी तब भी मैं स्टूडियो आया था, जब बढ़ी तब भी मैं स्टूडियो आया और अब भी मैं स्टूडियो में बैठा हूं। मैं आपसे इतना कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पब्लिक में उनका अपना सम्मान है, मुझे लगता है कि वो उसको पार कर ले जाएंगे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उनके पास कुछ नहीं था तो 28 आया, अब 28 से आगे की बारी है, पीछे की कोई बारी नहीं है। रागिनी कुछ कहना चाह रही थी। रागिनी, अब बीजेपी और आपकी लड़ाई में कांग्रेस कहां है? हथियार डाले हुए है पहले से? देखिए, बार बार ये गति की बात हो रही है, कछुए और खरगोश की बात हो रही है, तो एक जानवर को और बीच में लाती हूं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है। चुनाव का जब फैसला आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एक दो बातें बहुत मुझे लगता है यहाँ पर दिलचस्प हुई हैं। प्रदीप सिंह जी की आधी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, आधी बात से सहमत नहीं हूँ। एक बार पहले भी यही कह चुकी हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जहां तक क्षेत्रीय नेतृत्व की बात है कमजोर है, मैं कहती हूँ नेतृत्व विहीन है, इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी जी के कंधे पर सवार है। लेकिन मोदी जी की आंधी जो है उसकी भी गति क्षीण हुई है, इसका तथ्य भी हमारे सामने है। प्रदीप जी ने कहा कि उन्होंने बार बार गुहार लगाई, बार बार उन्होंने जाकर चुनावी, हालांकि संसद को संबोधित नहीं किया पर चुनावी रैलियां बहुत संबोधित की और उसमें कामयाबी हासिल की। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 4 प्रदेशों में चुनाव हुआ, चारों में उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत दीजिए। 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी केवल अपने बलबूते पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश था जहां पर उनको बहुमत मिला और उन्होंने सरकार बनाई। जेएमएम, माफ कीजिए, झारखंड में भी एजेएसयू के साथ रहे। तो दिल्ली की परिस्थितियां तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत हैं और उसका उदाहरण मैं दे रही थी जब मेरी आवाज शायद आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। क्योंकि दिल्ली में आप देखिए कि एक बार फिर महंगाई पुरजोर रूप पकड़ती हुई दिख रही है। आलू, प्याज, टमाटर सब महंगे हो रहे हैं, पुलिस वालों की पिटाई हो रही है, लगातार बलात्कार और ऐसी महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं आती जा रही हैं। और उसके ऊपर कहीं त्रिलोकपुरी में दंगा है, कहीं बवाना में, कहीं खजूरी में। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक जो नीति है वो भी डगमगा रही है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, रुपए की दर गिरती जा रही है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे बढ़ा रही है सरकार, फिस्कल डेफिसिट जो देश का है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी आश्वस्त होती कि उसकी जीत दिल्ली में होने वाली है तो 6 महीने पहले ही चुनाव हो गया होता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मन में संकोच है। मोदी जी का एकमात्र सहारा है, तिनके को कहते, डूबते को तिनके का सहारा है। तो मोदी जी की आंधी भी अब मुझे लगता है क्षीण हो रही है और दिल्ली में इसका ठीक है, मोदी से जवाब ले लेते हैं। मुखी जी, ये तो स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे कि कंफ्यूजन नजर आती है। क्यों चुनावों से पहले विकास पुरुष हैं मोदी जी, आप विकास की बात करते हैं। शीला दीक्षित पहले 15 साल रही, उन्होंने कितना विकास किया उसको चैलेंज करते, बोलते दिल्ली को और ज्यादा विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में एक टीम बनाई जा रही है कि भाई हर पोलिंग स्टेशन का आप एनालिसिस कीजिए कि कास्ट का क्या समीकरण है, वहां पर रिलीजन का क्या समीकरण है। मनोज जी के अंडर एक और पूर्वांचली वोट को इकट्ठा करने के लिए एक और कमेटी बनाई जा रही है। तो घूम फिर के
जमीन के ऊपर तो पोलराइजेशन और बाकायदा इस तरह की राजनीति हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है। ये कंफ्यूजन ही तो दर्शाता है कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं बीजेपी के पास। देखिए, हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अनाधिकृत बस्तियों को एक झुंझुने पकड़ाए थे, धोखा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उन कॉलोनी को रेगुलराइज किया है। आज जिस प्रकार से लोगों के ऊपर तलवार लटक रही थी दिल्ली के अंदर अनाधिकृत निर्माण के ऊपर, वो स्पेशल अधिनियम ला करके वहां पर उसे समाप्त किया है। इसी प्रकार से जो महंगाई की बात कर रहे हैं, इसे विकास नहीं, चुनावों से पहले लॉलीपॉप पकड़ाना कहते हैं, लेकिन फिर भी आप बोलने देंगे मैडम? आप नहीं बोलने देंगे तो ये कोई बात हुई क्या? आजकल हम लोग अनाधिकृत कॉलोनियों पर आप ही के चैनल में बहुत विस्तृत बहस कर चुके हैं। जगदीश मुखी जी जो बात कंप्लीट कर ले रागिनी, फिर आपके पास मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जी मुखी जी। मैडम, मैं ये बता रहा था, ये जो कह रहे थे ना आर्थिक रूप पे फेल हुए हैं, आज जिस समय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये औहदा संभाला है प्रधानमंत्री जी का, उस समय 6.5% की आपकी इन्फ्लेशन रेट थी और आज से एक सप्ताह पहले आर्थिक रूप पे फेल हुए हैं। आज जिस समय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये औहदा संभाला है प्रधानमंत्री जी का, उस समय 6.5% की आपकी इन्फ्लेशन रेट थी और आज से एक सप्ताह पहले 0% पे लाके खड़े की है। इससे बड़ी उपलब्धि आर्थिक क्षेत्र में कोई और हो सकती है क्या? मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जनधन योजना का बनाई है गरीब लोगों के लिए और उससे बोनस में पैसा भी इकट्ठा हुआ है और 8.5 करोड़ लोगों ने नए खाते खोले हैं। किस प्रकार से हर व्यक्ति के नीचे स्तर तक चिंता की जा रही है, किस प्रकार से आज देश की आर्थिक दृष्टि से कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर यदि कोई एक किसी घटना विशेष के कारण किसी एक वस्तु विशेष की कीमतें बढ़ी हैं, आप उसके बड़ी उपलब्धि को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट को 0% पे लाके खड़ा किया है। चलिए एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं, प्रदीप जी का इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं। प्रदीप जी, दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी ने बात कही, कुल मिला के दिल्ली की जनता जो है बड़ी कॉस्मोपॉलिटन है, दिल्ली की जनता बड़ी डिफरेंट है जिस तरह से उसके वोटिंग पैटर्न्स रहे हैं अगर देखा जाए तो बाकी राज्यों के मुताबिक। ऐसे में दिल्ली की जनता का आपको क्या लगता है कि क्या मूड होगा? नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, दिल्ली की जनता उसको वोट देगी या उसको सत्ता में लाना चाहेगी जिसकी बात पर उसको सबसे ज्यादा भरोसा होगा, जिसके वायदे पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा और जिसके पिछले कामकाज का आकलन जब वो करेगी तो उसमें जो उसको आगे नजर आएगा उस पर भरोसा करेगी। तीनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं, आम आदमी पार्टी सबसे कम समय रही है, ये अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी सत्ता में रह चुकी है, कांग्रेस तो रही 15 साल से, बीजेपी केंद्र में सत्ता में है और दिल्ली में एक तरह से एलजी के थ्रू केंद्र का ही राज्य है, किसकी ही सरकार है, शासन है। तो ऐसे में वो इस बात का आकलन करेंगे कि नहीं, लेकिन अभी तक हमें ये मान के चलना होगा कि जितना एग्रेसिव डोर टू डोर कैंपेन जमीन पर आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है, अगर हम बीजेपी का बात करें वो नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मोदी जी मैदान में उतरेंगे, 2 रैलियां एड्रेस करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो माना जा रहा है कि हवा का रुख ही बदल जाएगा। बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। देखिए निश्चित रूप से फायदा तो होगा ही। आप देखिए जिन 4 राज्यों में चुनाव, दिल्ली में क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, जहां 4 राज्यों में हुआ है, महाराष्ट्र को देखिए, 67 साल से बीजेपी वहां चौथे नंबर की पार्टी थी, आज पहले नंबर की पार्टी है। हरियाणा में वही स्थिति थी, 3 पार्टियां थी, तीसरे नंबर पर थी, आज पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। 14 साल में झारखंड में कभी उसको बहुमत नहीं मिला, आज अपने पार्टनर के साथ बहुमत से सरकार में है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में उसको इतनी सीटें आज तक कभी नहीं मिली। तो यानी आप भी कहेंगे कि कैंडिडेट्स मैटर नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैटर करते हैं, उसका भी असर होगा, लेकिन एक एडेड एडवांटेज बीजेपी को जो है वो नरेंद्र मोदी की छवि के कारण है। अब उसका कितना फायदा स्टेट लीडरशिप, कैंडिडेट और उनका प्रचार उठा पाता है, इस पर निर्भर करेगा कि कितनी कामयाबी मिलेगी। एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रागिनी यहाँ पर तब होगा जब मोदी जी मैदान में उतरेंगे और 10 जनवरी को बाकायदा जब रामलीला मैदान में उनकी पहली रैली होगी। रागिनी, क्या वजह है कि कांग्रेस में रागिनी के पास जाएंगे, लगता है ऑडियो लिंक में दिक्कत हो रही है। बिन्नी जी आपसे ये जानते हैं, चलिए एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह ही, कि एक्स फैक्टर
जो है वो कांग्रेस के पास इस वक्त नहीं है, और वो एक्स फैक्टर बीजेपी के पास है, जहां मोदी जी मैदान में उतरेंगे, रैली एड्रेस करेंगे, जिस शैली में वो भाषण देते हैं, दिल्ली का मन मोह लेंगे। देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्रदीप जी ने कहा और मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। मोदी जी का एक अपना असर तो है देश में, लोग उनकी बात को सुनते हैं, सोचते हैं इनको समय दिया जाए डेवलपमेंट और बाकी चीजों के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी अपनी बात कहने की एक अलग शैली है, उस पर लोग प्रभावित भी होते हैं, उसको सुनते भी हैं और उस पर मुझे लगता है विश्वास भी करते हैं, क्योंकि जितने भी चुनाव पिछले 4-5 राज्यों में हुए हैं और जनता का हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा असर उनका हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मोदी जी 10 तारीख को रैली करेंगे तो दिल्ली को लेकर कुछ प्लानिंग्स उनके पास होंगी, जो उन्होंने प्लानिंग्स बनाई है, भविष्य में दिल्ली को क्या देने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा सीधा साधा फैक्टर ये है कि बाकी स्टेट के मुकाबले दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, इसमें सेंटर का इंटरफेयर होता है, पुलिस सेंटर के पास है, कम से कम जमीन सेंटर के पास है, तो बहुत सारी चीजें सेंटर के पास हैं। तो मोदी जी का डायरेक्ट इंटरफेयर दिल्ली में होगा, इसका प्रभाव बाकी स्टेट के मुकाबले ज्यादा होगा दिल्ली में। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी ने प्लानिंग की होगी 10 तारीख को दिल्ली की जनता को क्या देने जा रहे हैं, उसका खुलासा करेंगे, आगे बताएंगे, दूसरी रैली में बताएंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं कहने में कि मोदी जी का देश में प्रभाव है। रागिनी हमारे साथ जुड़ गई है, रागिनी हमारे साथ जुड़ गई है। रागिनी, ये एक्स फैक्टर की बात हो रही है कि मोदी जी जैसे ही चुनावी मैदान में उतरेंगे दिल्ली का मन मोह लेंगे, ये एक्स फैक्टर बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसी क्या वजह है? क्या राहुल भी उतने एग्रेशन के साथ मैदान में उतरेंगे? देखिए आंचल जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दिल्ली वालों ने जो पिछले 1 साल में भुगता है, जिस तरीके से त्राई त्राई बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर हुई है, मुझे लगता है उसके बाद एक्स फैक्टर से ज्यादा नीति और योजना तो मैं कहूंगी भी नहीं, नीतियां काम आएंगी। और प्रदीप सिंह जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि दिल्ली की जनता बहुत होशियारी के साथ ये आकलन करेगी कि कौन सी पार्टियां हैं जो कि भविष्य काल में बात कर रही हैं और कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि अपनी उपलब्धियों को भी गिनवा सकती है। कौन सी 2 पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे पर छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं, व्यक्तिवाद को और चेहरों को आगे रख रही हैं और मुद्दे कहीं गुमनाम हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इस तरीके का आकलन करके ही मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जनता वोट देने वाली है। और ऐसे में खुशहाली की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, स्थायी नेतृत्व की बात की जाए, तो उसका प्रमाण केवल कांग्रेस पार्टी ने 15 साल तक दिल्ली की राजनीति के इतिहास में दिया है। दूसरी बात, जो जगदीश मुखी जी कह रहे थे कि अनाधिकृत कॉलोनियों पर आप ही के चैनल में बहुत ही विस्तृत रूप से डिबेट हो चुका है। इनकी सरकार जो अधिनियम लेकर आई है उसके तहत पहले जो 2 तारीखें महत्वपूर्ण होती थी ऑथराइज करने के लिए कॉलोनीज को, 2002 और 2000। ठीक है, लगता है लिंक पे चला गया है। खैर, ये अनधिकृत कॉलोनियों के ऊपर चर्चा नहीं है। मुखी साहब, कुछ वक्त तक ये माना जा रहा था कि मोदी जी बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जिताने के लिए, लेकिन जहां तक दिल्ली बीजेपी की बात है, मोदी जी अब मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि अगर मोदी जी नहीं होंगे तो दिल्ली में बीजेपी का बेड़ा पार नहीं होगा। देखिए, मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। रागिनी जी ने जो बात कही है कि व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति को लेकर चल रहे हैं, कि हमारी पार्टी केजरीवाल की पार्टी की तरह से एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ना ही कांग्रेस की पार्टी की तरह से एक परिवार की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें ऊपर कुशल नेतृत्व उपलब्ध है नरेंद्र भाई मोदी जी का। आपका ये कहना कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर वोट, भाई हम तो पहले भी आपसे कह रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर निश्चित रूप से हम वोट मांगेंगे ना। और हम उनसे अपील भी कर रहे हैं कि हमें 8-10 रैलीज, यहाँ 7 हमारे सीटें, कम से कम 7 रैली यहाँ पर करने के लिए हमें समय दें। जैसे हरियाणा के अंदर हमने 11 रैली की थी, तो यहाँ भी हम उनसे अपील कर रहे हैं। हमें तो पूरा उम्मीद है कि हमें समय देंगे वो उतना। और उसका मतलब ये नहीं है कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि लोकल कोई लीडर नहीं है, हमारे दिल्ली यूनिट के अंदर एक से एक योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्ध हैं। केवल मात्र ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है, उस स्ट्रेटेजी के तहत आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर जरूर वोट मांगेंगे। हम उनसे अपील भी करेंगे कि आप हमें समय दीजिए, हमारे रैली को संबोधित कीजिएगा। इसमें किसी को कोई एतराज होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी मुश्किल का सबब बन गए हैं बीजेपी के लिए, आपको लगता है? मैं क्या इसका जवाब दे सकती हूँ आंचल? मैं आती हूँ आपके पास। रागिनी, रिजवी साहब बहुत देर से कुछ भी नहीं कह पाए हैं। जी रिजवी जी।
क्या सवाल था चल दोबारा कि बाकायदा केजरीवाल साहब इतनी बड़ी मुश्किल का सबब बन गए हैं कि अब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि बाद में नामों की घोषणा हो बीजेपी द्वारा, क्योंकि मुखी साहब ने बोला स्ट्रैटेजी के तहत हम नामों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। मैंने यही इसी प्रोग्राम में दीपक भाई के साथ ये जुमला कहा था कि अभी धीरे धीरे बादल छटने दीजिए, सूरज निकलने दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। मैंने ये कहा अरविंद स्ट्रैटेजी के तहत हम उनका चुनावी सभाएं करा रहे हैं जी। अच्छा अरविंद के जहां तक मामलात हैं, अरविंद अपने उसूलों के काफी पाबंद हैं और आप देख लीजिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक के उनके पूरे प्रोग्राम में वो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं। जनता उनको यकीन और एहसास दिला रही है कि यकीनी तौर पर वो उनको दोबारा चुनेगी। देखिए पढ़ा लिखा मजमा है दिल्ली का, गांव देहात का इलाका कम है, ज्यादातर लोग जो भी हैं वो अपनी फैमिली में खुश रहते हैं, किसी को किसी की प्रॉब्लम में शरीक होने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता ही सही फैसला ले रही है और वो फैसला अरविंद केजरीवाल का है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हर पार्टी को हक है आरोप प्रत्यारोप का, हर पार्टी को हक है कि वो अपने सदर और अपने प्रेसिडेंट की तारीफ करे, हर पार्टी को हक है कि वो अपने चेहरे की बात करे, लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली नहीं पैदा किया, किसी परिवार ने नहीं पैदा किया और दिल्ली ही परवान चढ़ाएगी, कोई और परवान नहीं चढ़ाएगा। रागिनी आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय चैनल पर प्रवचन देना और उसका और जिन आदर्शों को आप सामने रखते हैं उनका जमीनी तौर पर नीति में और क्रियान्वयन करना और रूपांतरण करना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग बात हैं। जगदीश मुखी जी को बहुत आपत्ति हुई अगर मैंने चेहरे पर बात की या व्यक्तिवाद पर बात की, पर मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि जिस चेहरे की दुहाई आज दी जा रही है उसका अपने ही, इन्होंने कुशल नेतृत्व कहा, लेकिन अपने ही संगठन पर कितनी कमान है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। कहीं पर साध्वी जी कुछ कह रही हैं, कहीं साक्षी महाराज कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रवासी दिवस को बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं क्योंकि 100 साल हो जाएंगे गांधी जी की वापसी को, और वहीं पर साक्षी महाराज कहते हैं कि गोडसे देशभक्त थे। और मोदी जी की खामोशी भी मुझे लगता है बहुत नए सवाल उठा रही है। ये एक सवाल जरूर हो सकता है, कहा कि 15 लाख रुपया मिलेगा। खबरें आई थी पीछे कि बाकायदा प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने डांट लगाई कि तमाम जो एमपीज हैं जिनको प्रचार का काम करना चाहिए दिल्ली में वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कोई कमाल नहीं है। निरंजन ज्योति जैसे लोग परिवार की पार्टी है, आपकी पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है, आपकी संघ की पार्टी नहीं है। आप मुझे बताइए जगदीश मुखी जी, आपके जो पहले दो प्रदेशों में चुनाव हुए भारत में, गर्मा गर्म बहस पर वापस लौटेंगे। सवाल ये है कि अगर प्रचार के लिए उतरे भी मैदान में मोदी जी के अलावा तो दिल्ली बीजेपी में कौन है? मुखी साहब आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, तब तक जनता भी अपना दिमाग दौड़ाएगी कोई ऐसा शख्स है भी या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अजीब दुविधा है दिल्ली में, एक पार्टी हौसला टूटने से त्रस्त है यानी कि कांग्रेस, एक पार्टी नेता टूटने से त्रस्त है यानी कि आम आदमी पार्टी, और एक पार्टी बिल्कुल आराम की मुद्रा में है, अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है यानी कि बीजेपी। मुखी साहब ब्रेक पर जाने से पहले आप हमें बता रहे थे, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन आपके अलावा बीजेपी में ऐसे कौन से नेता हैं, कौन से बड़े लोग हैं जो मैदान में उतरेंगे और बस वोट खींचते हुए चले आएंगे? देखिए मैंने आपसे निवेदन किया है, हमारी पार्टी केजरीवाल की तरह से एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस की तरह से एक परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे पास लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अनेकों नेता हमारे पास दिल्ली में भी उपलब्ध हैं, योग्य नेता उपलब्ध हैं और हर स्थान पर उपलब्ध हैं, इसलिए वो हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो जैसा आप सोच रही हैं। अच्छा, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं, आदमी की पार्टी नहीं है, फिर पोस्टर में एक ही आदमी का चेहरा क्यों दिखता है? मैं तो आपको पूछ रही हूँ मुखी साहब, आप और नाम बताएं हमें। ये तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, उनके नाम का पोस्टर हम लगा रहे हैं। इसमें फिर वही बात आप कह रहे हैं, आपको बार बार मैं यही पूछ रहा हूँ, आपको मोदी जी का नाम आते ही आपको परेशानी क्यों हो जाती है जी? मैं ये हैरान हूं इस बात के लिए। आप बार बार ये पूछ रहे चेहरा क्यों नहीं लगाएंगे? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, यशस्वी प्रधानमंत्री। नहीं, हमें नहीं परेशानी, क्या दिक्कत की बात है? परेशानी तो आम आदमी पार्टी को होगी क्योंकि मैदान में अगर मोदी जी उतरेंगे तो वोट उनके घटेंगे। रागिनी कुछ कहना चाह रही है। रागिनी, अभी तक मुखी साहब आपने नाम नहीं बताया हमें दिल्ली बीजेपी में योग्य व्यक्ति। मैंने कहा दिल्ली बीजेपी पर एक से ज्यादा अनेक ऐसे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं जो
कुशल नेतृत्व दे सकते हैं दिल्ली को। इसका निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और उसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे। अच्छा ठीक है, अगर और दिल्ली बीजेपी के नेताओं के फेसेस लगेंगे, पोस्टर छोटा पड़ जाएगा, इसलिए सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिया गया है, ये मान सकते हैं। देखिए मैं ये कहूँ, जैसे हमने महाराष्ट्र में किसी का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था, हरियाणा में नहीं किया था। अरे मुखी साहब, आप तो बोल चुके हैं ना, अब आप एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए, जरा सुन तो लीजिए। ऐसे क्या आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जी, आपने पूछा मेरे से अभी। ठीक है, रागिनी समझ में नहीं आता, थोड़ा सुन, आप बार बार एक ही बात सवाल पूछ रही हैं। अरे आप या तो आप बता दीजिए रागिनी का सवाल है। मुखी साहब माफ कीजिएगा, रागिनी तक ऑडियो डिले, रागिनी का सवाल है, रागिनी से जवाब ले लेते हैं। अब रागिनी क्या कह रही थी आप? देखिए आंचल, आपने जो पहली बात कही उसका मैं समर्थन करती हूं। दोनों पार्टियों का नारा ही आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने चेहरे हैं पीछे और कितना बड़ा संगठन का काम चल रहा है। 5 साल केजरीवाल, चलो चले मोदी के साथ। पूरी पार्टी ने केवल 2 नाम पर फोकस किया हुआ है। सारे मुद्दे, सारी नीति, आपके पोस्टर पे तो कोई चेहरा ही नहीं है, हाथ होता था, अब तो वो भी पोस्टर नहीं दिख रहा है। पहली बात। दूसरी बात जो आपने समीक्षा की, मैं बिल्कुल मैं उसी बात पर आ रही हूं। आपने जो समीक्षा कांग्रेस पार्टी के लिए की कि कांग्रेस का हौसला पस्त है, उस पर मैं पूरी तरीके से आपत्ति करती हूं। ये कहते हैं कि तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। तो कांग्रेस पार्टी की कश्ती कोई भंवर में नहीं है। जब बिजली पानी का संकट था, जब महंगाई का संकट था, जब दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी, 70 विधानसभाओं के हर एक वार्ड में जब आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही थी, न भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस खड़ी होकर जनता के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आवाज उठा रही थी और उसका हमें फैसला मिलेगा। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि इस तरीके का आकलन ना करें। मैं खुद को करेक्ट कर लेती हूँ, दुरुस्त कर लेती हूँ रागिनी। हमें जो पोस्टर दिख रहा है, इस बार सोचो समझो फिर वोट दो। उसमें सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी का और उसके बाद लवली का पोस्टर है। आंचल मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आंचल प्लीज एक बात पूरी रख लेने दीजिए मुझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि कार्यकर्ता आलस्य से ग्रसित हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जगदीश मुखी जी कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो बहुत ही पुख्ता संगठन है, बहुत मजबूती से काम कर रहा है। तो इस तरीके का तमाम विरोधाभास आपको भारतीय जनता पार्टी की बातों में दिखेगा और मुझे लगता है कि जनता के सामने लाना भी बहुत जरूरी है। आप अपने सीएम कैंडिडेट के बारे में कुछ कहना चाहेंगी रागिनी? सवाल सिर्फ बीजेपी या आम आदमी पार्टी का नहीं है, वो कम से कम ये तो बताने हैं कि किस नाम पर वोट मांगेंगे। हम लवली जी दिख रहे हैं पोस्टर में हमें, क्या लवली जी आपके सीएम के कैंडिडेट होंगे? आप कांग्रेस भी कहां खुलकर कुछ कह रही है? बिल्कुल। देखिए आंचल, लोकसभा के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन बनाना चाहते थे, तब भी हमने कहा कि हम संविधान के हिसाब से, हम जो एक तय प्रणाली है उसके हिसाब से अंत में निर्णय लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हमारी साझी जिम्मेदारी है केंद्रीय नेतृत्व की, क्षेत्रीय नेतृत्व की। आप बिल्कुल सही कह रही है। पीसीसी अध्यक्ष जो हैं, आज के समय में उन्हीं का चेहरा सामने रहेगा। इससे पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री, अच्छा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, समझ गई। तय प्रणाली है, आप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को बाद में जो विधायक दल होता है वो चुनता है। जी अपने आप में बड़ा चेहरा है, ठीक है। हमने तो कभी चेहरों को, विधायक दल अपने आप चुनता है, 10 जनपद हम नहीं मानेंगे कि चुनेगा। लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी में। तो इंटरनल प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, आंतरिक लड़ाइयां ज्यादा हैं। अब मुखी साहब को आम आदमी पार्टी नेता मान रही है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। वो खुद ही नहीं मान रहे हैं, टुकड़े तो हो गई कांग्रेस, खुद ही नहीं मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुखी साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन वो खुद ही नहीं मान रहे। बहरहाल दिल्ली में चुनावों की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है, हो सकता है कल परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हो जाए इलेक्शन कमीशन की। लेकिन इसके बावजूद कहीं पर हाथ दिख रहा है, कहीं पर चेहरा मोदी जी का दिख रहा है, कहीं पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिख रहा है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था, खरगोश और कछुए की लड़ाई में खरगोश कौन है, कछुआ कौन है, ये तो फैसला दिल्ली की जनता करेगी। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।